1800 में इसकी कोई परिभाषा नहीं की गई है और उस एक्ट में प्रयुक्त भाषा के साथ यह कहना सही नहीं बैठता कि समस्वीकृति ऐसे कथन को कहते हैं जिससे यह अनुमान लगता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। तो इस प्रकार प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि समस्वीकृति में अभियुक्त ने आरोपित अपराध किया जाना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हो या कम से कम सारतः उन समस्त तथ्यों को स्वीकार किया हो जो अपराध का गठन करते हों। परंतु समस्वीकृति में अनुमान वाली बात नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति स्टीफेन की परिभाषा का द्वितीय अंश किसी भी प्रकार से समस्वीकृति नहीं है। चेंज एक पर ब को डुबोकर उसकी हत्या का आरोप है। यदि वह कहता है कि उसने ब को डुबो दिया है, वह एक समस्वीकृति है। परंतु यदि वह कहता है कि मैं तथा वह नदी में स्नान कर रहे थे, सह आया और ब को डुबोने लगा, तो मैंने ब को बचाने की कोशिश की परंतु बचा नहीं सका, यह स्वीकृति है, समस्वीकृति नहीं। चेंज 2 पर ग की हत्या का आरोप था जिसकी लाश एक कुएं से बरामद की गई थी। क ने कहा कि पीपल के पेड़ के पास कुएं में झांकते समय स ने लाश को देखा। वह स्वीकृति थी, समस्वीकृति नहीं। यदि उसने यह कहा होता कि उसने गुलाब की हत्या की थी तथा मृत शरीर को कुएं में फेंक दिया तो यह समस्वीकृति के तुल्य होता। चेंज दिनांक 10 जुलाई 1969 की रात को न की हत्या करने का यह पर आरोप था। उसने कहा कि 10 जुलाई 1969 को मृतक नरेशा ने पीट कर उसके अंगूठे को घायल कर दिया। यह स्वीकृति थी। चेंज 4 न पर चलती गाड़ी से जय की हत्या का आरोप था। उसने कहा कि वह मृतक के साथ यात्रा कर रहा था। एक ल ने गाड़ी में प्रवेश किया, वह ज को शौचालय में ले गया और उसे पीटने लगा। मैंने उसे बचाने की कोशिश की परंतु यद्यपि मुझे चोट लगी और मैं उसे बचा नहीं पाया। यह कथन क की स्वीकृति थी, समस्वीकृति नहीं थी। उसने यदि यह कहा होता कि उसने ज की हत्या की थी या कि उसने चाकू से ज की गर्दन काटी थी, यह समस्वीकृति के तुल्य होता। पर अपनी पत्नी तथा 3 पुत्रियों की हत्या का आरोप था। उसने कागज के टुकड़े पर लिखा कि वे ब्रैकेट पत्नी तथा लड़कियां ब्रैकेट अब संसार में नहीं है। यह एक स्वीकृति है। यदि उसने कहा होता कि उसने उनकी हत्या की थी, यह समस्वीकृति के तुल्य होता। चेंज प्रिवी काउंसिल द्वारा दी गई परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। पलविंदर कोर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने
प्रिवी काउंसिल के पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के निर्णय का अनुसरण में 2 बिंदुओं पर किया। तो प्रथम यह कि समस्वीकृति की परिभाषा यह है कि इससे या तो अपराध के दोषों को स्पष्ट रूप से मान लिया गया हो या लगभग ऐसे तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों जो उस अपराध को गठित करते हैं। तो दूसरे यह कि ऐसा मिश्रित कथन जो चाहे कुछ सीमा तक समस्वीकृति तो है, परंतु ऐसा है कि अंत में वह अभियुक्त को बरी करवा देगा, समस्वीकृति नहीं कहा जा सकता। स्टॉक चेंज पलविंदर कौर तथा एक अन्य व्यक्ति जो लापता रहा है का इस आरोप पर विचारण हुआ कि उसने अपने पति की हत्या की थी। स्टॉक उसके पति का शरीर एक कुएं में मिला जो लगभग 2 महीने तक सड़ चुका था। स्टॉक मृत्यु के बाद की डॉक्टरी परीक्षा यह न बता सकी कि मृत्यु जहर देकर हत्या के कारण हुई थी या प्राकृतिक थी। स्टॉक पलविंदर कौर ने न्यायालय के सामने अपने कथन में कहा कि उसका पति चित्रकारी का शौक रखता था और फोटो बनाने वाला एक द्रव्य रखा करता था जो बहुत तेज जहर होता है। स्टॉक वह बीमार हुए और उनके लिए वह दवा लाई। स्टॉक दवा की शीशी उसी स्थान पर गलती से रखी गई जहाँ की फोटो बनाने वाले द्रव्य की शीशी रखी हुई थी और पति ने गलती से रखी गई दवा के स्थान पर दूसरी शीशी पी ली और तुरंत मर गए। स्टॉक उसे बहुत डर लगा और लापता अभियुक्त की सहायता से उसने शरीर को एक ट्रंक में बंद किया और कुएं में डाल दिया। स्टॉक चेंज इस कथन में कुछ ऐसे भाग थे जो उसे फांसते थे तथा कुछ ऐसे थे जो उसे बिल्कुल बरी करते थे। स्टॉक यह कथन अंशतः फांसने वाला था तथा अंशतः ऐसा था कि यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सब दोषों से मुक्त हो जाती। स्टॉक विचारण न्यायालय ने फांसने वाले भाग को स्वीकार करते हुए और अन्य कथन को रद्द करते हुए उसे अपने पति को जहर देकर हत्या का दोषी करार दिया। स्टॉक उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को नहीं माना। न्यायालय ने फांसने वाले भाग को स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करने वाले अंश को ठुकरा दिया। स्टॉक ऐसा करने में उन्होंने समस्वीकृति तथा स्वीकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम को भंग किया और वह नियम यह है कि कथन को या तो संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए या संपूर्ण रूप से अस्वीकार। स्टॉक न्यायालय को फांसने वाले अंश को निरपराध घोषित करने वाले अंश में यह कहकर अलग करने का अधिकार नहीं है कि बाद का अंश विश्वास योग्य नहीं है। स्टॉक उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एम्परर बनाम बाल मुकुंद के निर्णय का ब्यौरा दिया और उसके साथ सहमति प्रकट की। स्टॉक उस मामले में स्वीकृति के 2 पहलू थे। पर इस बात का ब्यौरा कि किस तरीके से स्त्री को मारा तथा हर किस कारण उसने ऐसा किया। स्टॉक प्रथम पहलू फंसाने वाला था और दूसरा उसे छुटकारा देने वाला। स्टॉक पूर्ण न्यायपीठ
के सामने प्रश्न यह पेश किया गया, क्या न्यायालय ऐसा कर सकता है कि अगर फंसाने वाला भाग सही लगे और दोष मुक्ति वाला गलत, तो प्रथम को स्वीकार करे? और हो सकता है कि अगर फंसाने वाला भाग सही लगे और दोष मुक्ति वाला गलत, तो प्रथम को स्वीकार करे और शेष को अलग कर दे। प्रश्नवाचक इस उत्तर में न्यायपीठ ने कहा कि अगर कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो यह जो बताए कि समस्वीकृति में निरपराध घोषित करने वाला अंश गलत है, तो न्यायालय यह नहीं कह सकता कि फंसाने वाले अंश को तो स्वीकार कर ले और बाकी अविश्वास योग्य बताकर काट दे। न्यायालय अभियुक्त द्वारा किए गए कथन को संपूर्णतया से विचार करने के लिए बाध्य है। यह निर्णय दिया गया जहां यह प्रदर्शित करने के लिए सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि समस्वीकृति में दोष मुक्त करने वाला तत्व झूठा है। न्यायालय द्वारा समस्वीकृति को संपूर्ण रूप से ग्रहण या निरस्त करना अनिवार्य है और केवल दोषारोपित करने वाले या फंसाने वाले तत्व को ही ग्रहण कर दोष मुक्त करने वाले तत्व को अविश्वसनीय मानकर निरस्त नहीं कर सकती। चेंज इस प्रकार के राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने एक मामले में अभियुक्त ने कहा कि उस समय वह कमरे में था जबकि उसकी पत्नी ने उसके बच्चों की हत्या की और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। निर्णित हुआ कि न्यायालय केवल उस अंश को शेष से काट कर स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें उसने कहा कि वह वहीं उपस्थित था। विधि का सिद्धांत है, पूर्ण कथन को जूरी के सामने पेश कर देना चाहिए कि वह जिस अंश का जो मूल्य है उसे दे। यही नियम समस्वीकृतियों पर भी लागू होता है। चेंज यह सिद्धांत पूर्व निर्णयों को उलटते हुए आर बनाम मैक ग्रेगर तथा आर बनाम स्टोरी में प्रतिपादित किया गया। लॉर्ड पापर ने बेहतर विचार का अनुसरण करते हुए पहले बाद मैक ग्रेगर में कहा, बेहतर विचार तो यह है कि जैसा सभी प्रकार के साक्ष्य के बारे में किया जाता है वैसे ही समस्वीकृति को भी पूर्ण रूप से जूरी को दे देना चाहिए ताकि वह यह देख सके कि जो तथ्य कैदी ने अपने बचाव में कहे हैं वह सही है या नहीं। चेंज इसलिए अब सिद्धांत यह बन गया कि समस्वीकृति वाला कथन केवल इस आधार पर ठुकराया नहीं जाना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसे कथन थे जो दोष से छुटकारा दिलवाते थे। यह बताना जूरी का कार्य है कि कथन के कौन से भाग का कितना महत्व दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वह उस भाग पर विश्वास करे जो अपराधी को फंसाता है और उस भाग को ठुकरा दे जो उसको दोष मुक्त करता है। चेंज उच्चतम न्यायालय का इंग्लिश विधि के विकास की ओर ध्यान ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय पर भी इस सिद्धांत के विकास का प्रभाव हुआ। निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार में उच्चतम न्यायालय के विचार में
यह परिवर्तन आया। चेंज अभियुक्त पर यह आरोप था कि उसने अपने मित्र की उसके साथ यात्रा करते समय हत्या की। स्टॉप स्टेशन पर हत्या का पता चला। उसी के पास एक नदी के पानी में उसे अपने कपड़े धोते देखा गया। स्टॉप वह खबर नज़दीक के गांव तक पहुंची और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। स्टॉप खून से सने कपड़े, कागज तथा एक चाकू उसके पास से बरामद हुए। स्टॉप उन पर जो खून था वह मृतक के खून से मिलता था। स्टॉप उसने यह स्वीकार किया कि वह उस खून सने कपड़े धो रहा था, परंतु दो भिन्न बातें खून के बारे में बताई। स्टॉप एक बात में उसने यह कहा कि गाड़ी में दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, जिनमें से एक ने दूसरे की हत्या कर दी और उन्हें बचाने के प्रयास कुछ खून उसके कपड़ों पर भी लग गया। स्टॉप दूसरी बात में उसने कहा कि एक जानवर चुराने वाले लड़के ने उसे लूटा और चोट पहुंचाई। स्टॉप चेंज उच्च न्यायालय ने यह सब स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किए और उसकी हत्या की सजा का पुष्टिकरण किया।